नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 18 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम प्रश्नों के माध्यम से उस दिन का करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको जो भी चीज़ें हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। एआई स्क्वैटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह केवल वेबसाइट हैकिंग की एक पारंपरिक तकनीक है। इसमें एआई द्वारा उत्पन्न गलत या काल्पनिक जानकारियों का दुरुपयोग किया जाता है। इसका उपयोग केवल सोशल मीडिया खातों को हैक करने के लिए किया जाता है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित साइबर हमला है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने एआई स्क्वैटिंग को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। यह साइबर खतरों का एक नया और गंभीर रूप है जिसमें हमलावर सॉफ्टवेयर की तकनीकी कमजोरियों का लाभ उठाने के बजाय एआई द्वारा उत्पन्न गलत या काल्पनिक जानकारियों यानी एआई हेलुसिनेशन एआई हेलुसिनेशन का दुरुपयोग करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? एक तरह से मतलब कुल मिला के जो इसका आंसर होगा, इसमें एआई द्वारा उत्पन्न गलत या काल्पनिक जानकारियों का दुरुपयोग किया जाता है। बेसिकली एआई स्क्वैटिंग एक साइबर हमले की तकनीक है जिसमें एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा सुझाए गए वास्तविकता से भिन्न वेबसाइट डोमेन या सॉफ्टवेयर पैकेजों का लाभ उठाया जाता है। हमलावर इन नकली डोमेन या पैकेजों को पंजीकृत करके उपयोगकर्ताओं का डेटा चुराने, मालवेयर फैलाने और उनकी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सही है? अभी हाल ही में दिल्ली 17 जुलाई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के जिंद में 157.92 किलोमीटर लंबे पैकेज 1 से 5 तक पंजाब के जालंधर में 30.9 किलोमीटर लंबे पैकेज का उद्घाटन किया। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई 667 किलोमीटर है। ठीक है, यह एक लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है जिसका विकास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और यह जो प्रोजेक्ट है वो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो 667 किलोमीटर लंबा है, इसका निर्माण जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के रूप में किया जा रहा है जिसका विकास भारतीय राष्ट्रमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा माला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर को जोड़ते हुए अमृतसर और कटरा तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 NH44, यह बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस पर जो है बोझ कम होगा। तो थोड़ा सा NH44 के बारे में जान लेते हैं। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक
है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। यह कई राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ करके बना है, जिसे NH1A, NH1, NH2, NH3 और NH7 को मिलाकर बनाया गया है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। यह 11 राज्यों से होकर NH44 गुजरता है। तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो भारतमाला परियोजना है क्या? यह भारतमाला परियोजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना है, जिसकी शुरुआत 2017 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना, माल परिवहन को तेज करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही जवाब है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 98वां स्थापना दिवस मनाया। ICAR भारत में कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा का सर्वोच्च राष्ट्रीय संगठन है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन या अंतर्गत कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है। अभी हाल इसी स्थापना दिवस पर 2047 कृषि से संबंधित 2047 का एक रोड मैप जारी किया गया, जिसके अंतर्गत देश भर में 100 स्मार्ट देश भर में 100 जलवायु स्मार्ट गांवों को डेवलप करने की बात की गई है। इसमें साथ ही तकनीकों का डेवलपमेंट करने के लिए तकनीकों को 10 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। थोड़ा ICAR के बारे में जान लेते हैं। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। और तब उसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे स्वतंत्रता के बाद ICAR कर दिया गया। प्रशासनिक नियंत्रण बताया ही, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के तहत प्रशासित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी मानसून सत्र जो 20 जुलाई 2026 में को चलेगा, उसमें राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जनमत संग्रह भी किया जाएगा, जनता की राय भी ली जाएगी। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद वंदे मातरम का अपमान करने, उसके गायन में बाधा डालने और उसके प्रति अनादर प्रदर्शित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, अपमान का परिभाषा जो है कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस विधेयक में प्रभावशाली काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि अपमान और बाधा की कानूनी व्याख्या किस प्रकार की जाती है। ठीक है, वंदे मातरम की जो रचना है
वह कौन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में किया गया था। और यह किस पुस्तक में किया गया था? आनंद मठ। आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है, इसकी यह रचना उसमें मिलती है। वर्ष 1950 में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। और जनगण मन क्या है? राष्ट्रगान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस 1998 में अपनाए गए रोम संविधि की स्मृति में मनाया जाता है, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। ठीक है, यह केवल व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाता है, यह किसी देश या सरकार के विरुद्ध नहीं। जब किसी देश की न्यायिक प्रणाली गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की निष्पक्ष जांच या अभियोजन करने में असमर्थ या अनिच्छुक होती है, तब आईसीसी हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26/2 किस क्षेत्र से संबंधित संयुक्त अभ्यास है? तो यह जो है समुद्री प्रशिक्षण एवं सहयोग अभ्यास है। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26 एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन 20 से 23 जुलाई तक किया जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और संयुक्त समुद्री बल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सहभागी देशों को नौसेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह अभ्यास सुरक्षित एवं नियम आधारित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। थोड़ा सा संयुक्त समुद्री बल के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधनों में से एक है। इसमें 40 देश शामिल है और इसका मुख्यालय है बहरीन। ठीक है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अभी भारतीय वायुसेना का एक दल जो है 17 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भाग लेगी या पहुंच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, मालवन किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो मालवन के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी स्वदेशी माहे क्लास की दूसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की नौका मालवन को नौसेना में शामिल करने जा रही है। मालवन एक नई पीढ़ी की पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत है जिसे विशेष रूप से पानी के भीतर होने वाले युद्ध अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण जो है, मालवन का निर्माण जो है किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन
केरल के द्वारा किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसमें सोनार प्रणाली लगी हुई है और हल्के टारपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता जैसे हथियार प्रणालियाँ इसमें लगी हुई है। तो यह क्या है? पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्ध पोत है। भारत ने MH-60R शीहॉक हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ किया गया है? यह जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। तो भारत अभी ये चर्चा में क्यों है? थोड़ा पहले ही किया गया था, लेकिन यह चर्चा में क्यों है कि अभी हाल ही में कोच्चि में एक और यानी एक अभी MH-60R शीहॉक हेलीकॉप्टरों को कोच्चि में भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है। अमेरिका से कुल 24 हेलीकॉप्टरों को ऑर्डर किया गया था, जिसमें से 21 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिल चुका है। यह एक महत्वपूर्ण बहुभूमिका वाला समुद्री हेलीकॉप्टर है, जिसे इसका डेवलपमेंट जो है लॉकहीड मार्टिन ने इसका डेवलपमेंट किया है। और यह जो समझौता था, जो मूल्य का कुल 2.6 अरब अमेरिकी US डॉलर इसका वो था। नेक्स्ट, स्टॉर्म फाइटर कार्यक्रम किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? यह जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने रॉयल एयरफोर्स के एक सहयोगी लड़ाकू विमान कार्यक्रम स्टॉर्म फाइटर का शुभारंभ किया। सहयोगी लड़ाकू विमान क्या होता है? यह मानव रहित विमान होते हैं जिन्हें युद्ध के दौरान मानव युक्त लड़ाकू विमानों के साथ मिलाकर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट चलते हैं। विश्व LNG रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक LNG व्यापार किस स्तर पर पहुंच गया है? कुल मिला के देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 437 मिलियन टन। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैस संघ की जो स्थापना है 1931 में की गई थी और इसका मुख्यालय है लंदन में। ठीक है, यह प्राकृतिक गैस और LNG उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि वर्ष 2025 में LNG का व्यापार बढ़कर 337 मिलियन टन पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.3% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इसमें भारत में देखा जाए तो मतलब एशिया में देखें तो चीन का LNG के व्यापार में जो योगदान है वो 24% का है, जबकि भारत का योगदान इसमें 11.3% का है। यानी भारत 8 LNG टर्मिनलों के माध्यम से, भारत में जो है 8 LNG टर्मिनल हैं, इनके माध्यम से 52.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन कर रहा है। थोड़ा एक जो भारत में स्थित है दहेज LNG टर्मिनल, ये कहाँ पे है? गुजरात में। विश्व का 6ठा सबसे बड़ा LNG पुनर्गैसीकरण टर्मिनल तथा भारत का सबसे बड़ा LNG ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में खोजा गया बाह्य ग्रह बीटा पिक्टोरिस D किस ग्रह प्रणाली से
संबंधित है। अभी वैज्ञानिकों ने बीटा पिक्टोरिस ग्रह प्रणाली में एक नया बाह्य ग्रह बीटा पिक्टोरिस टी की खोज की घोषणा की। इस ग्रह की पहचान नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तथा चिली में एक स्थित यूरोपीय दक्षिण वेधशाला ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा इसकी पहचान की है। बीटा पिक्टोरिस पृथ्वी के लगभग 63 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित एक नया युवा ग्रह प्रणाली है। इसका आयु लगभग 2.3 करोड़ वर्ष यानी 23 मिलियन वर्ष मानी जाती है। इस प्रणाली में पहले से ही 2 विशाल बाह्य ग्रह हैं, बीटा पिक्टोरिस बी और सी, जिसकी पहचान की गई है। अब की गई वो डी है। कैसे की गई? इसका पता वायुमंडल में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड के रासायनिक संकेतों के माध्यम से लगाया गया है। यह ग्रह जो बीटा पिक्टोरिस टी जो ग्रह है, इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से लगभग 2 से 2.5 गुना अधिक है और यह लगभग बृहस्पति से 100 गुना अधिक कम चमकीला है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।